Morning students, how are you? I hope you all will be fine. Now today we are going to study about these 5 type of crops like kharif crops, rabi crops, zaid crops, food crops, cash and commercial crops. In previous class we had already studied about important crops of India and their distribution. Then in that topic, now the distribution of crops in India, there are 2 types of distribution according to season and according to study. Now according to season, again 3 types of distribution like kharif crops, rabi crops and जायद crops. हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था उस दिन, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक फूड क्रॉप्स एंड कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स. नाउ हियर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट क्रॉप्स इन द सीजन. वेरी फर्स्ट खरीफ क्रॉप. Listen carefully. The crops which are sown in the beginning of rainy season, July, June, and ready to reap by the end of spring season after Dasahra, October, November are called खरीफ क्रॉप्स. कि खरीफ क्रॉप्स के बारे में बोला कि हम बिगिनिंग द रेनी सीजन इस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. एंड रेनी सीजन बिगिन कब होता है बेटा? जून एंड जुलाई. एंड इन्होंने बोला कि आफ्टर एंड रेडी टू रेप बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन के एंड में ये कटने के लिए तैयार हो जाते हैं आफ्टर दशहरा लाइक अक्टूबर नवंबर. और काटते कब है हम इसको? अक्टूबर नवंबर. सिर्फ आप ये याद रखें कि खरीफ की क्रॉप्स जो वो रेनी सीजन की क्रॉप्स हैं और रेनी सीजन में ही हम इसको शोन करते हैं. नाउ द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, ये सारे के सारे खरीफ की क्रॉप्स हैं. आप इनको याद कर लें नाम को, और ये कब इनको शोन किया जाता है और कब इनको रिप किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट रबी क्रॉप्स. ठीक है, अब जैसे ही ये सीजन खत्म होता है रबी का सीजन स्टार्ट होता है. ठीक है, देखिए रबी के क्रॉप्स के बारे में लिखा है द क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर आफ्टर दशहरा एंड रेडी टू रेप बाय द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन इन मार्च अप्रैल. ठीक, तो यहां पर अब ये कोरिलेट करिए कि जैसे ही हम खरीफ की फसल को काटते हैं रबी की फसल को बोते हैं. ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये फसल कट जाती है और इसी अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल को बोया जाता है. और बिगिनिंग समर यानी समर जब स्टार्ट होने वाला रहता है मार्च अप्रैल को, तो मार्च और अप्रैल में हम इसकी कटाई कर लेते हैं. ठीक है, मार्च अप्रैल में इसको रीप कर लिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट जायद क्रॉप्स. जायद क्रॉप्स में और कुछ नहीं बेटा, सिर्फ ये है कि द क्रॉप्स ग्रोन इन समर स्पेशली वेजिटेबल्स एंड ग्रीन फोडर. फोडर का मतलब होता है चारा जो कि पशुओं के लिए होता है. तो उस ग्रीन फोडर्स को ग्रोन किया जाता है समर के सीजन में. स्पेशली आप ध्यान दें कि इसमें वेजिटेबल्स और ग्रीन फोडर्स आते हैं जायद की क्रॉप्स में. नाउ द फूड क्रॉप्स. अब फूड क्रॉप्स में मैंने यहां पर क्रॉप्स मेंशन नहीं किए हैं. आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से क्रॉप फूड क्रॉप हैं. देखिए मैं बता देता हूं, यहां पर लिखा है कि बाय फूड क्रॉप we mean the crop which are the main components of food. कि ऐसे क्रॉप्स जिसमें मेन कंपोनेंट्स होता है फूड का, यानी जो सिर्फ खाने के लिए यूज किए जाते हैं. लाइक राइस, नाम सुने ध्यान से, राइस, व्हीट, ज्वार, मेज, बाजरा, ग्राम, तुअर एंड अदर पल्सेस आर इंक्लूड इन फूड क्रॉप्स. कि ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे फूड क्रॉप्स में आएंगे. एंड द लास्ट वन कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स. कि ऐसे क्रॉप्स जिनकी खेती सिर्फ बोने के लिए की जाती है फसल. ठीक है, सॉरी, फसल इसलिए बोया जाता है कि ताकि उनको बेचकर कैश यानी कमर्शियल यूज के लिए यानी वाणिज्य यूज के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन फसलों को बोया जाता है. इनमें देखिए क्या लिखा है कि कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स मीन्स द क्रॉप्स विच आर नॉट यूज्ड एज फूड डायरेक्टली बट दे आर सोल्ड टू जनरेट कैश. कि इनको डायरेक्टली फूड करने खाने के लिए नहीं उगाया जाता, इनको उगाया ही जाता है बेसिकली कैश को जनरेट करने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए. जैसे यहां पर लिखा है कि दीज क्रॉप्स इंक्लूड कॉटन, जूट, टी, कॉफी, सोयाबीन. मैंने ये नाम यहां पर मेंशन किए हैं, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, सोयाबीन. और भी हैं इसमें ऑयल सीड्स, शुगर केन, टबैको, रबर एटसेट्रा. तो ये सारे के सारे कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स में आते हैं. अब आपकी बुक के 21 नंबर के पेज पर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स दिए हैं, उनको आपको खुद पढ़ना है क्योंकि उसमें सिर्फ ये दिया है कि कौन सा क्रॉप किस स्टेट में ज्यादा ग्रोन किया जाता है. मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को पढ़ने के लिए बोला है और ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि उन क्रॉप्स को किन किन स्टेट्स में
ग्रोन किया जाता है। नाउ हियर द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब हम जो देखने वाले हैं कि वो इंडिया की पोजीशन डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स की प्रोडक्शन में क्या है। तो आपको एक टेबल में यहां पर शो कर रहा हूं, इस टेबल पर आप देखिए सबसे पहले लिखा है कि पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो एक पहले नंबर पर क्रॉप्स बना है, दूसरे पर पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एंड थर्ड पर बना है कि हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इसका मतलब है कि पहले हम क्रॉप्स देखेंगे, इसके बाद सेकंड पर देखेंगे कि पोजीशन क्या है इंडिया की और उस क्रॉप्स को इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रोन किया जाता है। तो सबसे पहला वीट में वर्ल्ड में इंडिया की रैंक सेकंड है और सबसे ज्यादा भारत में ये उत्तर प्रदेश में ग्रोन किया जाता है। एंड नाउ द सेकंड राइस में भी हम वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर हैं और सबसे ज्यादा राइस भारत में वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है। आप टेबल पर देखते चलिए, मैं टेबल जैसा बना वैसा बता रहा हूं, ठीक है। नाउ द थर्ड ज्वार में इंडिया की पोजीशन फर्स्ट है वर्ल्ड में कि हम ज्वार का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं। एंड महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वार को ग्रोन किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए मेज में हम 6 नंबर की पोजीशन पर आते हैं वर्ल्ड में एंड भारत में सबसे ज्यादा मेज जहां पर ग्रोन किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट कॉटन में हमारी पोजीशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है एंड भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर कॉटन सबसे ज्यादा ग्रोन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट जूट में हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं एंड स्टेट देखें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड नाउ शुगर केन में हमारी पोजीशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है एंड इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर केन ग्रोन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टी में भी हम सेकंड नंबर की पोजीशन पर हैं एंड देखें तो असम एक ऐसा राज्य है भारत में जहां पर सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड द नेक्स्ट सोयाबीन में हमारी पोजीशन फिफ्थ है और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन ग्रोन किया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स टेबल ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और मैंने जो यहां पर जो क्रॉप्स है उनको पढ़ने के लिए आपसे बोल दिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का 2.3 आप देखें, नॉलेज टाइप एंड मेथड ऑफ फार्मिंग थ्रू विजिट ऑफ डेवलप्ड फार्म, ठीक है। कि इन्होंने बोला कि नॉलेज टाइप एंड मेथड्स, कि जब हम एक डेवलप्ड फार्म का विजिट करते हैं तो वहां के बारे में नॉलेज, वहां पर किस टाइप से खेती की जाती है, मेथड्स के बारे में हमको इसमें पता चलने वाला है। देखिए आपकी बुक के पेज नंबर 22 पर ये चैप्टर दिया हुआ, ये टॉपिक दिया हुआ है 2.3। उस पर लिखा क्या है, विजिट ऑफ नियरेस्ट डेवलप्ड फार्म कैन बी अरेंज टू गिव नॉलेज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स। कि यदि आप अपने नियर के किसी भी डेवलप्ड फार्म पर विजिट करें तो वहां पर समझ में आता है कि उनके खेती करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से खेती करते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग जिसको बोलते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर जनरल फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, Ancient Indian agriculture or traditional agriculture was basically a means of livelihood. Agriculture was practiced only to fulfill demand and need of the local market. As in the beginning, population was scant, agricultural land was in plenty, and also villages were not linked with each other. Hence, there was not much pressure to increase agriculture production. ध्यान से समझिए इस चैप्टर को, इस पैराग्राफ को, कि उन्होंने बोला कि एंशियंट टाइम में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर हम पर प्रेशर नहीं था। क्यों नहीं था बेटा प्रेशर? कि उन्होंने बोला कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज बेसिकली ऑफ मींस ऑफ लाइवलीहुड, कि सिर्फ एग्रीकल्चर लाइवलीहुड के लिए किया जाता था, उतना क्रॉप ग्रोन किया जाता था जितना वो एक साल में खा सकते थे, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस ओनली टू फुलफिल डिमांड्स एंड नीड ऑफ द लोकल मार्केट, कि लोकल मार्केट की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ही एग्रीकल्चर किया जाता था। ये नहीं कि हमको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना माल सप्लाई नहीं करना है फूड क्रॉप्स को, ठीक है, वो सिर्फ लोकल मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर किया जाता था। लिखा है यहां पर कि एज इन द बिगिनिंग पॉपुलेशन वाज स्कैंट, कि स्टार्टिंग में हम देखें कि पॉपुलेशन हमारे पास कम थी, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, कि लोग कम थे लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और बोला इन्होंने कि एग्रीकल्चरल लैंड वाज इन प्लेंटी एंड आल्सो विलेज वर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, और जो गांव थे वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं थे, ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं थे। हेंस देयर वाज नॉट मच प्रेशर टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई प्रेशर नहीं था। बट दिस एंशिएंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वाज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। अ फास्ट रेट
पॉपुलेशन ग्रोइंग, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका कि अब एंशिएंट कल्चर को तो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते ना ज्यादा, क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है। अब हमारी डिमांड ज्यादा होती जा रही है, एग्रीकल्चरल लैंड कम होते जा रहे हैं क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया बढ़ता जा रहा है। तब इन्होंने क्या कहा कि बट दिस एंशिएंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वाज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, अ फास्ट रेट पॉपुलेशन ग्रोइंग ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, weather based farming, scarcity of rain, increase in population etc. made the farmers desperate and spiritless। ठीक है, अब देखिए बहुत मेजर प्रॉब्लम को यहां पर आइडेंटिफाई किया है फार्मर्स की, कि उन्होंने बोला कि एंशिएंट टाइम के जैसा एग्रीकल्चर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सक रहे? क्योंकि अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, लोगों को रहने के लिए घर बनाना है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड पे घर बना रहे हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो तेजी से डिक्रीज होती ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है, यानी धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लैंड कम होते जा रहे हैं। और लोग क्या हो रहा है, हमारे यहाँ की जो फार्मिंग है वो वेदर बेस्ड होने लगी है, यानी मानसूनी तरीके से कि बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी होगी, अदरवाइज खेती में नुकसान हो जाता है। नाउ स्कैरसिटी ऑफ रेन, बारिश कम होती है हमारे यहाँ पर, ज़्यादा टाइम तक बारिश नहीं हो पाती है, कुछ एरिया पे ज़्यादा होती है तो कुछ एरिया पे कम होती है। नाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एटसेट्रा मेड द फार्मर्स डेस्परेट एंड स्पिरिटलेस, कि ये जो सारी कंडीशंस है वो हमारे देश के किसानों को डेस्परेट यानी निराशाजनक और स्पिरिटलेस बना रही है, कि उनमें कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं रह गई है। Now, therefore, it become necessary to adopt modern agriculture system so as to increase and maintain the productivity of agricultural land। तो इन्होंने बोला कि अब हमको मॉडर्न एग्रीकल्चरल की मेथड्स अपनाने की जरूरत है। जो डेवलप्ड फार्म होते हैं, ये आपको इसीलिए लिखा है डेवलप्ड फार्म के बारे में कि वहां पर मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है। और इन्होंने लास्ट में लिखा है कि मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और एग्रीकल्चरल लैंड को भी मेंटेन करने की जरूरत है। Now the next paragraph देखिए, the modern agriculture system is based on the idea of obtaining maximum profit and production and involves the use of improved seed, balanced organic manure, fertilizers, irrigation, pesticides and machine etc। अब देखिए मॉडर्न एग्रीकल्चर को क्या डिफाइन किया यहाँ पर। मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब बेटा इन्होंने ये लिखा है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है कि बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन, कि किस आइडिया पर बेस्ड है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ साथ प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंप्रूव्ड सीड, कि अच्छे सीड्स जो इंप्रूव्ड हो, ठीक है। हाई यील्डिंग सीड्स आप कह सकते हो, HYS होते हैं, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स होते हैं, उनका यूज करें हम। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद का यूज करें, फर्टिलाइजर्स का यूज करें, इरिगेशन का यूज करें, पेस्टिसाइड और मशीन का यूज करके जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। नाउ मॉडर्न फार्मिंग इज ओरिजिनली साइंटिफिक फार्मिंग इन विच द कंटेम्पररी invention and researchers in the field of agriculture have played a major role. Now agriculture is not merely a means of livelihood but has become a profit earning occupation। अब इन्होंने बोला कि जो मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, बेसिकली एक साइंटिफिक फार्मिंग है, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से हम खेती कर रहे हैं, जहां पर लिखा है कि विच द कंटेम्प्रेरी इन्वेंशन, कि अभी के जमाने में मॉडर्न एज में जो इन्वेंशन हो रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, मशीन्स हैं, बड़े बड़े मशीन्स जो बन रही हैं, हम उनका यूज करें एग्रीकल्चरल फील्ड पर, ठीक है। क्योंकि ये मशीन्स जो है एग्रीकल्चर फील्ड पर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं। फिर लास्ट लाइन लिखा है देखिए कि नाउ एग्रीकल्चर इज नॉट मेयरली अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि अब एग्रीकल्चर सिर्फ लाइवलीहुड का साधन नहीं है कि हम सिर्फ खेती कर रहे हैं भैया अपने जीने के लिए। अब इन्होंने बोला बट हैज बिकम अ प्रॉफिट अर्निंग ऑक्यूपेशन, कि अब जो एग्रीकल्चर बन गया है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑक्यूपेशन है, कि प्रॉफिट हमको कमाना है तभी हमारा काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में हमने देखा है पहले भी इसके प्रीवियस क्लास में कि इंडियन इकोनॉमी में आप देखें कि एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और इसके पहले पार्ट का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।